नमस्ते दोस्तों। आज लेक्चर 42। कल मैंने आपको सोडियम आयन बैटरी, प्रोस्पेक्टाइट, फिर बॉन्डिंग से रिलेटेड जो प्रश्न थे, NaCl, CH4, फिर हम 60 सेक्शन इंडिया, फिर इस तरीके से मैंने तत्व को आपको बताया था। आई होप कि आपने उस क्वेश्चन के माध्यम से, एक्सपांशन के माध्यम से आप आगे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए होंगे और कॉन्फिडेंस को इम्बाइब किए होंगे। कम टू दिस लेक्चर। पहला हमारा सवाल इस लेक्चर का है ये, हियर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट orbiting around the earth does not fall down. This is so because the attraction of earth. क्यों ऐसा होता है? ये कह रहा है कि कोई कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वो गिर नहीं जाता। क्या कारण है? दिस इज सो बिकॉज। क्यों ऐसा होता है? तो कह रहा है कि बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकर्षण के कारण। राइट। तो पहला इसमें क्या है हमारा कि डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इतनी दूरी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। ये पहला हमारा। सेकेंड हमारा है इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून। मून के आकर्षण के कारण पृथ्वी का जो आकर्षण है वो ग्रह पर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर वह उदासीन कर दिया जाता है। तीसरा हमारा है provides the necessary speed for its speedy motion। यानी आवश्यक स्पीड जो होना चाहिए वो ऑर्बिट में रहने के लिए वो प्रोवाइड करता है। और चौथा हमारा ऑप्शन है provides the necessary acceleration for its motion। यानी इसकी गति को, यानी सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में रखने के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो चारों पे आप कमेंट करें तो मैं बता दूं आपसे कि an artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. This is so because the attraction of earth provides the necessary acceleration for its motion. This is right answer. हमारा आंसर कौन सा राइट होगा? आंसर 4। ये क्या है? क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन देता है। अब प्रश्न होता है एक्सेलरेशन ये कैसे देता है? तो आप देख लें इसमें कि आप जान लें कि किसी भी बॉडी को सर्कल ऑर्बिट बनाने के लिए, फॉर एनी बॉडी ऑफ द पार्टिकल टू बी इन द सर्कल ऑर्बिट देयर मस्ट बी सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स का होना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या है हमारा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ जो है इट इज बैलेंस्ड बाय द सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स से बैलेंस होता है। और इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो होगा g into m1 into m2 बटा r स्क्वायर is equal to mv square by r। ये एक्सप्रेशन होगा ये g into m1 into m2 by r square is equal to mv square by r। ये mv square by r है, दिस इज सेंटीमीटर फोर्स। क्या है ये? सेंटीमीटर फोर्स। वो फोर्स जो सैटेलाइट पे लगता है पृथ्वी का, उसकी रेडियस क्या है? राइट। और दूसरा क्या है? g into m1 into m2 divided by r square एक ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। मान लेते हैं कि हम m1 जो पृथ्वी की मात्रा है, m2 मान लेते हैं सैटेलाइट की मात्रा है, और r क्या है? सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच की दूरी है, और g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा कि चूंकि ये फोर्स हो गया हमारा। अब क्या है हमारा कि अगर a में हम हट जाएगा, ये हमारा क्या है? मास ऑफ द सैटेलाइट है मान लिया, इसको हम m2 कह रहे हैं। राइट। तो क्या होगा? और यहाँ पर m2 मास ऑफ द सैटेलाइट है, m1 मास ऑफ द अर्थ है, तो m2 हट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको? सिंपल हमको मिल जाएगा v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू g इनटू m1 बाई r स्क्वायर। और ये v स्क्वायर बाई r जो है दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये आपका जो यहां पर आपका प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। याद रखिएगा क्योंकि वो सेंटीमीटर फोर्स देता है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देता है। ओके। नेक्स्ट कम टू द फंक्शन ऑफ D2O। D2O मींस ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। इसको हेवी वाटर बोलते हैं, हेवी वाटर, भारी जल। राइट। तो ये कह रहा क्या कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में
हेवी वाटर का क्या काम होता है, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में हेवी वाटर का क्या काम होता है। तो देखिए क्या काम होता है, यहाँ पे आपने लिखा है, एक है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। दूसरा क्या है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को बढ़ा देना। और तीसरा है पुल डाउन द रिएक्शन, रिएक्शन को ठंडा कर देना। और चौथा है स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको रोक देना। तो आप याद रखिएगा कि G2O जो होता है यह न्यूक्लियर रिएक्शन मॉडरेटर की तरह काम करता है। मॉडरेटर कैसे काम करता है, मॉडरेटर की तरह काम करता है। मॉडरेटर, अब मॉडरेटर का काम होता है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 1 टू एक्ट एज अ मॉडरेटर। कैसे काम करेगा ये, मॉडरेटर के रूप में काम करेगा, मॉडरेटर। ओके फाइन, चलिए देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा ये, स्माइल करके पढ़ोगे, एंथुसियास्टिक होकर पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। बस हैव ए स्माइल, मुस्कुराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED? CFL LED के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मोस्ट कॉमन है। CFL का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ओके। एंड LED लाइट इमिटिंग डायोड, क्या फुल फॉर्म हुआ, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। LED क्या हुआ, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट LED हुआ लाइट emitting diode, DIOD, ठीक है। अब क्या यहाँ पे हम देखें कि पहला है कि क्या है डिफरेंस, क्या है, पहला है क्या कि टू प्रोड्यूस लाइट, प्रकाश देने के लिए CFL यूजेस मरकरी वेपर एंड फास्फर, ये सही है, फर्स्ट पार्ट सही है। सेकेंड पार्ट व्हाइट एंड LED लैम्प यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये भी सही है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट वन इज राइट। Comes the second, the average lifespan of a CFL is much more than that of an LED, ये गलत है, उल्टा होना चाहिए। LED का लाइफ बहुत ज्यादा है, CFL का लाइफ बहुत कम है। मैं बता दूं कि LED जो है, LED का जो लाइफ है ये 50,000 आवर्स है, 50 घंटा है। और CFL का जो लाइफ है वो अराउंड 8,000 आवर्स है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग, LED का जो लाइफ स्पैन है 50,000 आवर्स है और CFL का जो है 8,000 है, ये गलत है। तीसरा पढ़ा जाए, CFL is less energy efficient as compared to an LED, ये सही है, this one is correct. CFL is less energy efficient as compared to an LED, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, CFL is more energy efficient as compared to an LED, ये गलत है, ये गलत है। अब क्या इसमें तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर तो 5 हो जाएगा, आंसर में भी 5 एंड 5 में कौन सा हो जाएगा, मोर देन 1 सही होगा, C सही होगा, राइट, 1 सही होगा एंड 3 सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़े, The surface of a lake is frozen। अब देखिएगा कि झील जो होता है उसका सरफेस ठंडे के दिनों में वो फ्रीज कर जाता है,
and ice जम जाता है। The surface of a lake is frozen in severe winter, बहुत अधिक ठंडा रहेगा तो जाड़े में। But the water at its bottom is still liquid, लेकिन उस बर्फ के नीचे में जो पानी रहता है वो क्या होगा, पानी रहता है। ऊपर बर्फ है, बर्फ के नीचे पानी रहेगा। What is the reason? क्या कारण है? तो पहले मैं बता दूं कि इस कारण से ही जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीवन है, जल के अंदर समुद्र में जो भी जीव जंतु है वो इसी के कारण है, इसी बिहेवियर के कारण है। इसका कारण क्या है तो देख लीजिए। आइस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नो ये नहीं है। Since the surface of the lake is at the same temperature as air, no heat is lost, no. The density of water is maximum at 4 degrees Celsius, yes. The density of water is maximum at 0 degrees Celsius, no. So answer is 3. Density of water is maximum at 4 degrees Celsius. D water ये मैक्सिमम हो जाएगा कब, at 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस। इसको कहते हैं हम लोग एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। दिस बिहेवियर कौन सा बिहेवियर कि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे अधिक होता है। दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमेलस पानी का असंगत प्रसार, क्या बोलेंगे हम लोग, जल का, पानी का असंगत प्रसार, इंग्लिश में बोलेंगे एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट टाइम आते हैं ए लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयोनोस्फीयर। तो आयोनोस्फीयर में बता दूं कि जो आयोनोस्फीयर है यह सी लेवल से 48 किलोमीटर से लेकर के अराउंड 965 किलोमीटर तक होता है। आयोनोस्फीयर जो है समुद्र तल से 48 किलोमीटर से लेकर के 965 किलोमीटर के बीच का जो होता है उसका आयोनोस्फीयर बोलते हैं। वो क्या होता है, पूरे आयोनाइज्ड पार्ट होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या हाइट है उसका। A layer in the Earth's atmosphere called ionosphere facilitates radio communication. Why? क्यों? And radio communication ionosphere से होता है क्यों? तो ये पहला हमारा क्या है कि the presence of ozone causes the reflection of radio waves to Earth. No. Radio waves have a very long wavelength. Yes, this is correct. तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे आप, हाँ मैं कमेंट कर दूं यहाँ पे पहले कि यहाँ पे मैंने 4 ही ऑप्शन दिया है, 5 नहीं दिया। हो सकता है बीपीएससी कुछ अपने पैटर्न को चेंज करे। ट्रेंड है कि 5 ऑप्शन रहेगा, कौन सा लास्ट ऑप्शन जो रहेगा 5, वह नॉट मोर देन 1। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हो सकता है ट्रेंड को चेंज कर दे, नियम तो नहीं है ट्रेंड को चेंज कर दे। तो बहुत सारे हमारे एग्जाम हो रहे हैं मल्टीपल चॉइस के हमारे देश के अंदर, जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं या यूपीपीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं, झारखंड के हो रहे हैं, वहां पे 4 ही ऑप्शन रहता है। हो सकता है आपको 4 ही ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैंने आपको अगर कोई नया ट्रेंड आता है उस ट्रेंड पे भी आपका माइंडसेट रहे, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन डाला। तो यहाँ पर क्या है हमारा, तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 1 ओनली माने पहला सही है, तो पहला तो गलत ही होगा ही नहीं, ये खत्म हो जाइए। 2 ओनली मींस यस, 2 ही सही है। और जब 2 सही है तो सी हो ही नहीं सकता, बोथ 1 and 2 ये भी नहीं होगा, नाइदर 1 और नॉट ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉर दिस 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा 2 ओनली। क्लियर, कौन सा हो जाएगा 2 ओनली। आणि ये कम्युनिकेशन इसलिए हो पाता है रेडियो वेव्स का, इट्स बिकॉज रेडियो वेव्स हैव ए वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, काफी अधिक इसका वेवलेंथ होता है। और लॉन्ग वेवलेंथ होने के कारण क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है दोनों में उल्टा है। इसलिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि रेडियो वेव्स आर लेस फ्रीक्वेंसी, तब भी सही होता। नेक्स्ट हम तो
Satellites used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit. and geostationary orbit में सैटेलाइट को रखा जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए. A satellite is said to be in such an orbit when कब होगा वो कंडीशन कब पूरा होगा. तो पहला आपका है the orbit is geosynchronous. Yes, it is correct. The orbit is synchronous. याद रखिएगा कि केपलर ने जो प्लानेटरी मोशन का लॉ दिया था उसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन इलिप्स का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है सर्कुलर होता है. राइट. जो सर्कुलर जब हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों बराबर होते हैं. इस सर्कुलर है ऑल रेडियाई आर इक्वल. याद रखिएगा सैटेलाइट जो अर्थ के सैटेलाइट जो होते हैं वो आपका किसमें होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं. याद रखिएगा जियोसिंक्रोनस होते हैं और साथ जियोसिंक्रोनस होते हैं, साथ साथ वो सर्कुलर भी होते हैं. So this is correct. Third है the orbit lies in the plane of the Earth's equator. So अभी क्या ये इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं. ये सैटेलाइट होते हैं पृथ्वी के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमते हैं. This is also correct. The orbit is at an altitude of 22,226 kilometer. No, ये नहीं होगा. सैटेलाइट का जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो एज होता है वो होता है 35,786 किलोमीटर, जिसको ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर मानते हैं. राइट. सो ये हमारा यहाँ पर जो रॉन्ग है यहाँ पे ये सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा मोर देन 1 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा. तो आंसर 5 मोर देन 1 एंड मोर देन 1 हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3. Just offer